क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज मेडिकल साइंस के पास एक ऐसी मशीन है जो बीमारियों को पकड़ने में इतनी तेज है कि कभी-कभी वो भूत से भी धोखा खा जाती है। भूत मतलब असली भूत नहीं, राइट? हाँ हाँ, असली भूत नहीं, मेरा मतलब है मरे हुए बैक्टीरिया के भूत। तो आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में शायद किसी मेडिकल जर्नल का पन्ना लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो हर दिन अनगिनत जाने बचा रहा है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम की, जिसे NTEP भी कहते हैं, और उसके तहत इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही खास डायग्नोस्टिक मशीन CBNAT के बारे में। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कोई भी मशीन चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अपने आप में कोई जादू नहीं होती। सही कहा, मशीन तो आखिर मशीन ही है। पूरा नाम कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है। एक बहुत ही संवेदनशील और महंगी तकनीक है। तो अगर हम इस मशीन को बिना किसी नियम के हर किसी पर इस्तेमाल करने लगे तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ही बैठ जाएगा, है ना? एकदम सही है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सख्त लेकिन बेहद तार्किक प्रोटोकॉल में बांधा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोटोकॉल को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी व्यक्ति का यह हाईटेक टेस्ट करने से पहले कुछ बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से ये टेस्ट सबसे पहले उन लोगों पर किया जाता है जिनमें प्रिजम्प्टिव टीबी यानी टीबी होने का प्रबल संदेह हो। और ये संदेह आता कहाँ से है? मतलब इसके कुछ तय लक्षण हैं, जैसे अगर किसी को लगातार 2 सप्ताह या उससे अधिक समय से खांसी आ रही है या शाम के समय हल्का बुखार चढ़ रहा है। और इसके अलावा बिना किसी डाइटिंग के अचानक वजन कम होना या रात में सोते समय बहुत ज्यादा पसीना आना भी शामिल है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये लक्षण बिल्कुल एक जासूस की चेकलिस्ट की तरह है। जैसे कोई जासूस किसी क्राइम सीन पर छोटे छोटे सुराग देखकर अलार्म बजाता है ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल वैसे ही शरीर इन लक्षणों के जरिए हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। जब टीबी का बैक्टीरिया अंदर जगह बना रहा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। अच्छा, तो उस अंदरूनी जंग का असर हमें बाहर बुखार और पसीने के रूप में दिखता है। हाँ, ये किसी भी डॉक्टर के लिए एक अलार्म है कि अंदर कोई गंभीर संक्रमण सक्रिय हो चुका है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर किसी के फेफड़े में टीबी जैसा खतरनाक बैक्टीरिया पनप रहा है तो हम 2 हफ्ते का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही आम सवाल है। मतलब अगर मुझे आज खांसी शुरू हुई है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुरंत अस्पताल जाऊं और अपना CBNAT टेस्ट करवा लूं ताकि बीमारी पहले ही दिन खत्म हो जाए? सुनने में तो ये एक बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं है। देखिए, मौसम बदलने पर या किसी साधारण वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी आ सकती है। हाँ, धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो जाती है लोगों को। सही कहा। और ऐसी खांसियां आमतौर पर हफ्ते 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती हैं। भारत जैसे विशाल देश में हर दिन लाखों लोगों को खांसी आती है। तो अगर हम हर मरीज को सीधे इस मशीन में डालने लगें तो सारी लैब्स ही थक पड़ जाएंगी। बिल्कुल थप्पड़ पड़ जाएंगी। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। लेकिन इसमें एक रिस्क भी तो है। उन 2 हफ्तों में वो इंसान अपने घर में, बस में या ऑफिस में खांस कर न जाने कितने लोगों को इन्फेक्शन दे देगा। तो क्या ये खतरनाक नहीं है? जोखिम तो है, पर हमें गणित और संभावनाओं के आधार पर फैसले लेने होते हैं। जिन लोगों को सिर्फ 2 या 3 दिन से खांसी है, उनमें से 99% को टीबी नहीं होता। ओह, मतलब वो सिर्फ नॉर्मल वायरल कॉफ होता है। हाँ, अगर हम उन 99% लोगों पर मशीनें लगा देंगे तो जिनको सच में टीबी है और जो हफ्तों से परेशान है, उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए ये 2 सप्ताह का कट ऑफ टाइम तय किया गया है। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। मतलब हमें मशीन उन लोगों के लिए खाली रखनी है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एकदम सही। भी है जहां किसी मरीज को इंतजार नहीं कराया जाता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल एक VIP लेन है। और ये VIP लेन किसी के रसूख पर नहीं, बल्कि उसकी मेडिकल इमरजेंसी पर आधारित होती है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले HIV संक्रमित व्यक्ति आते हैं, क्योंकि HIV सीधे इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। तो उनमें तो टीबी का बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलता होगा। बहुत तेजी से। अगर हमने उनमें 2 सप्ताह का इंतजार किया तो शायद मरीज की जान ही ना बचे। उनके शरीर में वो अंदरूनी जंग लड़ने की ताकत ही नहीं होती। इसीलिए HIV पॉजिटिव व्यक्ति में टीबी का हल्का सा भी संदेह होने पर तुरंत CBNAT टेस्ट होता है। ये तो बहुत ही जरूरी कदम है। हाँ, और इस VIP लेन में छोटे बच्चों को भी रखा गया है। और इसके अलावा एक और मेडिकल स्थिति है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब जब टीबी
फेफड़ों में ना होकर शरीर के किसी और हिस्से में हो, राइट? जैसे गले की गांठों में, हड्डियों में या रीढ़ की हड्डी में। सही पकड़ा आपने। पर बच्चों और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मामलों में इस हाईटेक मशीन की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ जाती है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही रोचक है। इसे मेडिकल भाषा में पॉसीबैसिलरी स्थिति कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया की बहुत कम मात्रा। ओके, तो जब फेफड़ों में टीबी होता है तब तो थूक में लाखों बैक्टीरिया बाहर आते हैं। हाँ, जिन्हें एक साधारण माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। पर छोटे बच्चों के थूक में बैक्टीरिया इतने कम होते हैं कि पुरानी जांच उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। और शायद एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में तो सैंपल निकालना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता होगा। बहुत बड़ा चैलेंज। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का टीबी है तो वहां से सैंपल निकालने के लिए बड़ी मुश्किल से फ्लूइड की कुछ बूंदें निकाल पाते हैं डॉक्टर। और उन अनमोल बूंदों को हम किसी साधारण जांच में बर्बाद नहीं कर सकते, जिसका नतीजा सिर्फ शायद में आए। बिल्कुल, उन चंद बूंदों में ही बैक्टीरिया छिपे होते हैं, इसीलिए सबसे बेहतरीन और सटीक मशीन चाहिए। मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे साधारण थूक का टेस्ट एक पुराने जमाने के नॉर्मल कैमरे की तरह है, जो बड़ी चीजों को तो आसानी से कैप्चर कर लेगा। पर जब बच्चों या हड्डी के टीबी की बात हो तो बैक्टीरिया के सुराग इतने छोटे होते हैं कि वो नॉर्मल कैमरा उन्हें देख ही नहीं सकता। उसके लिए एक हाई रेजोल्यूशन वाला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन मुझे सीबीनेट के पूरे नाम में जो वर्ड है एम्प्लीफिकेशन, उसका मतलब समझना है। ये मशीन आखिर उसे एक छोटे बैक्टीरिया को ढूंढती कैसे है? यही एम्प्लीफिकेशन ही तो इस मशीन का असली जादू है। इसे पीसीआर तकनीक कहते हैं। मान लीजिए भूसे के एक बहुत बड़े ढेर में एक छोटी सी सुई गिरी हुई है। उसको तो आंखों से ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सही कहा। अब सोचिए कोई ऐसी तकनीक हो जो उस एक सुई की लाखों करोड़ों कॉपीज बना दे, यानी उसे एम्प्लीफाई कर दे। हाँ? तो वो ढूंढना कितना आसान हो जाएगा। अरे वाह, वो सुई तो दूर से ही चमकने लगेगी। यही सीबीनेट करता है। ये मरीज के सैंपल में टीबी बैक्टीरिया के डीएनए का एक छोटा हिस्सा पकड़ता है और उसे लाखों गुना एम्प्लीफाई कर देता है, ताकि मशीन का सेंसर उसे आसानी से देख सके कि हाँ, यहाँ टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है। ये तो कमाल की बात है कि मशीन सुई को इतना बड़ा कर देती है कि वो छुप ही ना सके। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो बात यही खत्म नहीं होती। इस टेस्टिंग प्रोटोकॉल की एक और बहुत दिलचस्प परत है। अच्छा, वो क्या है? ये मशीन ना सिर्फ उस बैक्टीरिया को ढूंढती है, बल्कि ये भी बता देती है कि उस बैक्टीरिया ने कौन सा कवच पहना हुआ है। कवच? आपका मतलब है दवा के प्रति प्रतिरोध, यानी ड्रग रेजिस्टेंस? बिल्कुल। ये टेस्ट उसी वक्त बता देता है कि टीबी का बैक्टीरिया रिफैम्पिसिन नाम की मुख्य दवा का असर मान रहा है या नहीं। ओह, और रिफैम्पिसिन तो टीबी के इलाज की सबसे शक्तिशाली फर्स्ट लाइन दवा होती है ना, जिससे इलाज शुरू होता है। हाँ, पर टीबी का बैक्टीरिया बहुत चालाक होता है। कभी कभी वो खुद को म्यूटेट कर लेता है, अपनी बनावट बदल लेता है, ताकि रिफैम्पिसिन उस पर असर ही ना कर सके, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। सही। और यही रेजिस्टेंस की जानकारी तुरंत मिल जाना इलाज में गेम चेंजर साबित होता है। तो अगर किसी मरीज को अनजाने में ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया है और हम उसे साधारण रिफैम्पिसिन ही दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा? नतीजा बहुत भयंकर होता है। मरीज महीनों तक कड़वी और भारी दवाइयां खाता रहेगा, इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा। जबकि असल में दवा बैक्टीरिया का कुछ बिगाड़ ही नहीं रही होती। उसका तो समय भी बर्बाद होगा और बीमारी और खतरनाक हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, वो उस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को समाज में दूसरे लोगों तक भी फैलाएगा। इसीलिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। ये तो सच में डरा देने वाली स्थिति है कि आप गलत हथियार से दुश्मन पर वार कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस वाला टेस्ट किन लोगों का होता है? इसके लिए गाइडलाइन स्पष्ट हैं। ये उन लोगों का होता है जिनका इलाज चल रहा है, पर महीनों बाद भी खांसी और बुखार कम नहीं हो रहा। मतलब उनकी बॉडी दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और किन लोगों का होता है? दूसरा समूह उनका है जिन्हें पहले कभी टीबी हुआ था, वो ठीक भी हो गए, पर अब लक्षण दोबारा आ गए हैं, जिसे रिलैप्स कहते हैं। ऐसे में डर होता है कि पुराना बैक्टीरिया म्यूटेट होकर वापस आया है। इसमें मुझे एक और अहम समूह दिख रहा है, वो लोग जो किसी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी MDR टीबी मरीज के सीधे संपर्क में आए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर घर में किसी एक सदस्य को रेजिस्टेंट टीबी है और दूसरे को खांसी शुरू हो जाए, तो उसे हम नॉर्मल टीबी तो नहीं मान सकते। नया संक्रमण भी उसी जिद्दी बैक्टीरिया से हुआ होगा ना? एकदम सही। इसीलिए ऐसे मामलों में सीधे CBNA टेस्ट करते हैं, ताकि पहले ही दिन पता चल जाए कि बीमारी नॉर्मल है या जिद्दी। जिसे डॉक्टर को पता रहे कि इलाज 6 महीने चलेगा या 1.5 साल। अब तक की चर्चा से तो ये मशीन किसी मैजिक बुलेट जैसी लग रही है। हाँ, काफी हद तक। तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट इसे एक ट्रक में रखकर
हर गांव, हर गली में सबका टेस्ट क्यों नहीं कर लेता? वैसे मैंने सुना है सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग मुहिम चलाती है। और उसमें इस मशीन का रूल बड़ा है। जब चेस्ट एक्सरे में कोई संदिग्ध दाग दिखता है तो कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट होता है। पर मैं यहाँ एक पर सुन रही हूँ, आपको लगता है इस मैजिक बुलेट वाली सोच पर हमें रुकना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। इस तकनीक में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, या कहें एक बहुत ही कड़ा नियम है। और यही वो बात है जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में उन मरे हुए भूतों के उदाहरण से किया था। बिल्कुल। नियम यह है कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पहली बार बीमारी का पता लगाने के लिए होता है, यानी डायग्नोसिस के लिए। तो एक बार इलाज शुरू हो गया, मरीज ठीक हो रहा है या नहीं, मतलब फॉलो अप के लिए इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर सकते? एकदम नहीं किया जा सकता। पर ऐसा क्यों? जब मशीन इतनी एडवांस्ड है तो वो ये क्यों नहीं बता सकती कि दवा काम कर रही है या नहीं? क्योंकि ये मशीन बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये सिर्फ बैक्टीरिया का डीएनए खोजती है। ये नहीं देखती कि डीएनए जिंदा बैक्टीरिया के अंदर है या मरे हुए बैक्टीरिया का कचरा है। ओह, तो इलाज शुरू होने के बाद जब दवाओं से बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनका डीएनए थूक में महीनों तक पड़ा रहता है? बिल्कुल। बैक्टीरिया तो मर चुका है, पर उसका मलबा शरीर में रहता है। तो अगर इलाज के 2 महीने बाद हम दोबारा CBNR करें तो मशीन उस मरे हुए कचरे को पकड़ेगी, उसे एम्पलीफाई करेगी और रिपोर्ट पॉजिटिव दे देगी। सही समझे आप। इससे डॉक्टर परेशान हो जाएगा कि दवा काम क्यों नहीं कर रही, और मरीज बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? ये तो वही बात हुई कि जमीन की खुदाई में किसी को डायनासोर का फॉसिल मिल जाए। डायनासोर का फॉसिल। हाँ, उस जीवाश्म को देखकर वो डर जाए कि डायनासोर अभी भी जिंदा है और आसपास घूम रहा है, जबकि वो लाखों साल पहले मर चुका है। आपका ये डायनासोर वाला उदाहरण इस पूरी मेडिकल प्रक्रिया को आम भाषा में एकदम सटीक तरीके से समझा देता है ना? हमारी एडवांस मशीन मरे हुए खतरे को जिंदा समझ बैठती है। इसीलिए फॉलोअप के लिए हम वापस उसी पुराने साधारण माइक्रोस्कोप के पास जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सबूत और जिंदा आकार वाले बैक्टीरिया दिखते हैं। अच्छा, तो अगर माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब जिंदा बैक्टीरिया खत्म, फिर चाहे CBNAT पॉजिटिव क्यों ना बताता रहे, ये तो किसी रहस्य से पर्दा उठने जैसा है। और सीखने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी तकनीक अपने आप में पूरा समाधान नहीं होती। असली विज्ञान उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने में है। एकदम सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी और व्यवहारिक टेकअवे भी है हम सब के लिए। हाँ, वो क्या है? ये CBNAT मशीन प्राइवेट लैब्स में बहुत महंगी होती है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम के तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और जिला अस्पतालों में ये बिल्कुल मुफ्त है। ये जागरूकता ही तो बीमारी से लड़ने का सबसे पहला हथियार है। अगर किसी को भी ऐसी जिद्दी खांसी है तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पास इस हाईटेक जांच का अधिकार है। उन्हें सिर्फ सरकारी केंद्र जाना है। बिल्कुल। आज हमने माइक्रोस्कोपिक दुनिया के उन नियमों को समझा जो हमारी जानें बचा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। कैसा विचार? हमने देखा कि कैसे एक हाईटेक मशीन मरे हुए बैक्टीरिया के डीएनए को एक जिंदा बीमारी समझ लेती है। अब सोचिए, हम अपने पूरे जीवन में न जाने कितने वायरस और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और उन्हें हराते भी हैं। तो हमारे शरीर में कितनी ही पुरानी बीमारियों के जेनेटिक अवशेष या डेब्री मौजूद होंगे, राइट? जैसे जैसे भविष्य में डायग्नोस्टिक मशीनें और सेंसिटिव होंगी, वो इन छोटे छोटे कचरे के हिस्सों को भी पकड़ेंगी। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। तो क्या आगे चलकर मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी चुनौती बीमारियों को ढूंढना नहीं, बल्कि शरीर के वर्तमान के जिंदा खतरे और इतिहास के पन्नों के बीच फर्क करना होगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी अति संवेदनशीलता कहीं एक नई पहेली न बन जाए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा। जर ही माहिती तुम्हाला उपयुक्त वाटली तर आपल्या मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा आणि आम्हाला नेहमी सपोर्ट करा।